हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा नर जनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर सामने आपको मैंने एक डायग्राम बना रखा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इस डायग्राम की सहायता से ही मैं आपको सभी पार्ट के बारे में समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो स्थित कहाँ होता है, वो लोकेशन उसका क्या होता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो मेल बॉडी के पेल्विक रीजन में पाया जाता है, यानी कि नर जो होता है उसके श्रोणि भाग में जो नर जनन तंत्र होता है वो पाया जाता है। श्रोणि भाग कहाँ होता है भाई? श्रोणि भाग होता है कमर के नीचे वाला हिस्सा, वहां पर नर जनन तंत्र पाया जाता है। बात समझ में आई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो पूरे नर जनन तंत्र में कुछ प्रकार के अलग अलग अंग होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं, ये जो आपका पार्ट लिखा गया है सेमिनल वेसिकल, पोस्टरेट ग्लैंड, काउपस ग्लैंड, टेस्टिस, उसके बाद फोर स्किन, पेनिस, एपिडिडाइमस, यूरेथ्रा, वास डिफरेंस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, ये सभी क्या है? इन सभी पार्ट को हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। इन सभी नामों को हम 3 से 4 भागों में बांटेंगे ताकि जो आपका स्टडी है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो काफी इजी हो सके। कैसे? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हम डिवाइड कर देंगे इनको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी कि हम क्या करते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग, ठीक है। दूसरा जो पार्ट हो जाएगा इसका वो हो जाएगा आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जिसको हम एसेसरी सेक्स ऑर्गन के नाम से जानते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जिसको हम क्या कहते हैं, द्वितीयक लैंगिक अंग। तीसरा हो जाएगा ग्लैंड, जिसको हम एसेसरी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ग्रंथि। कौन कौन सी ग्रंथियां आती है। चौथा और लास्ट हो जाएगा आपका एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन, जिसको हम कहते हैं बाह्य जनन अंग, ठीक है। तो ये आपके 4 पार्ट हो गए। अब अगर हम बात करते हैं मेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है यानी कि प्राथमिक लैंगिक अंग होता है वो कौन सा होता है। तो एक मेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो होता है टेस्टिस, यानी कि होता है वृषण, ठीक है। अब वृषण की संख्या की बात करते हैं बेटा, तो वृषण की संख्या देखो एक यहां पर है और एक यहां पर है। तो इस प्रकार से ओवरऑल नंबर ऑफ टेस्टिस यानी कि वृषण की संख्या जो होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो 2 होती है। ये बात समझ में आई। दूसरे नंबर पर अगर हम बात कर रहे हैं जो आपके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या क्या है। नंबर 1 पर अगर हम बात कर रहे हैं तो वृषण से ही लगा हुआ क्या है, एक इपिडिडाइमस है, ठीक है। क्या है? इपिडिडाइमस, इपिडिडाइमिस, जिसको हम क्या कहते हैं, अधिवृषण कहते हैं। और ये अधिवृषण जो होता है वो आगे चल करके एक लंबी नली में खुलता है और इस नली को हम क्या कहते हैं, वास डिफरेंस, जिसको हम शुक्रवाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम शुक्रवाहिनी कहते हैं। वास डिफरेंस, जिसको हम क्या कहते हैं, शुक्रवाहिनी कहते हैं। तो बेटा शुक्रवाहिनी की संख्या कितनी है? देखो, एक शुक्रवाहिनी यहां पर है, एक शुक्रवाहिनी यहां पर है। तो ओवरऑल शुक्रवाहिनी की जो संख्या हो गई, वास डिफरेंस की जो नंबर हो गई वो हो गई 2। सेम इपिडिडाइमस एक यहां पर है, एक इपिडिडाइमस यहां पर है, तो इसकी भी संख्या क्या हो गई? 2 हो गई। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं तो ये आगे चलते हुए क्या होता है, सेमिनल वेसिकल से होते हुए बाहर की ओर पतली लंबी नली में खुलता है, जिसको हम यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग के नाम से जानते हैं। तो जो तीसरा आ जाएगा आपका क्या हो जाएगा, यूरेथ्रा, जिसको हम क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं। अब देखो भाई, ये जो मूत्र मार्ग होता है यही मूत्र मार्ग स्पर्म को भी बाहर लाता है और आपके यूरिन यानी कि पेशाब को भी बाहर लाता है। अब मूत्र मार्ग क्या होता है, आगे चल करके एक छिद्र के द्वारा बाहर खुलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, यूरेथ्रल मीटस के नाम से जानते हैं।
यूरेथ्रल मीटस के नाम से जानते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मूत्र द्वार के नाम से जानते हैं। ये आपके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन यानी कि सहायक लैंगिक अंग हो गए। देन आगे हम चलते हैं बेटा, बात करते हैं ग्लैंड की। तो कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि नर जनन तंत्र के अंदर शामिल होती है। तो ग्लैंड की बात करते हैं, तो यहां पर देखो ग्लैंड मुख्य रूप से 3 प्रकार की ग्लैंड है। पहला जो है आपका सेमिनल वेसिकल है, सेमिनल वेसिकल, जिसको हम क्या कहते हैं, शुक्राशय कहते हैं। ये आपका एक ग्लैंड है। दूसरा अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रोस्टेट ग्लैंड है। अभी लोकेशन भी दिखा रहे हैं आपको कहां है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, इसको भी हिंदी में कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड ग्रंथि। उसके बाद आपका लास्ट है काउपस ग्लैंड, जिसको हम बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। देखो अब अगर हम बात करें, ये जो आपके सेमिनल वेसिकल है, ये कहां पर है, यहां पर है। और इस सेमिनल वेसिकल में क्या हो रहा है, एक लंबी ट्यूब खुल रही है सेमिनल वेसिकल में। और इसके सेमिनल वेसिकल के नंबर की बात करते हैं बेटा, देखो एक सेमिनल वेसिकल आपका ये हो गया, दूसरा सेमिनल वेसिकल ये हो गया। तो टोटल मिलाकर के एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो सेमिनल वेसिकल होता है यानी कि शुक्राशय की संख्या होती है वो होती है 2, एक यहां पर एक यहां पर। अब टोटल अगर हम बात कर रहे हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की, तो सेमिनल वेसिकल के जस्ट नीचे आप यहां पर देखोगे तो ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है, जिसकी संख्या होती है 1। ठीक है, ये पूरा आपका एक प्रोस्टेट ग्लैंड है। ठीक है, उसके नीचे क्या है, एक और पाया जाता है, तो इसको हम कहते हैं काउपस ग्लैंड। काउपस ग्लैंड जिसको हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, और ये हेल्प करता है लुब्रिकेशन में, यानी कि स्नेहक के रूप में ये हेल्प करता है। और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो होता है इसकी संख्या 2 होती है, एक बल्बो यूरेथ्रल यहां पर है, एक बल्बो यूरेथ्रल यहां पर है, तो इसकी संख्या 2 होती है। देन उसके बाद आ जाते हैं एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं। तो एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन में बात करते हैं बेटा, तो एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन में जो पेनिस होता है, जिसको हम सिस्न कहते हैं, वो आपका एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन होता है, जिसकी साइज अलग अलग मेल के अंदर अलग अलग होती है। अगर बात करते हैं तो ये जनरली 3 इंच से लेकर के 8 इंच तक होती है सामान्यतः, और कभी कभी किसी किसी मेल के अंदर ये 10 से 10 इंच की लगभग हो जाती है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, जो आपका एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन है, एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं, तो एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन में आपका क्या आ जाएगा, पेनिस। पेनिस जिसको हम क्या कहते हैं, सिस्न कहते हैं। अब ये पेनिस जो होता है बेटा बना किस चीज का होता है, तो पेनिस जो होता है वो बना होता है इरेक्टाइल टिश्यू का, यानी कि अगर हम बात करें जो तनने वाला टिश्यू होता है, ऊतक होता है, उसका बना होता है। अब अगर हम बात करते हैं जो आपका पेनिस होता है यानी कि सिस्न जो होता है वो पूरी तरह से टाइट हो जाए, लिंग आपका खड़ा हो जाए, तो इसको हम नाम देंगे ग्लैंड पेनिस। और ये ग्लैंड पेनिस क्या करता है, ये हेल्प करता है कॉपुलेशन में, यानी कि मैथुन क्रिया के लिए ये कार्य करता है। और इसी के द्वारा क्या होता है, मेल का जो स्पर्म होता है वो फीमेल की वेजाइना में डाला जाता है, फीमेल के वेजाइना में छोड़ा जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन के नाम से जानते हैं। बात समझ में आया, आगे हम चलते हैं। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, टेस्टिस के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल से। टेस्टिस क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, टेस्टिस का साइज कितना होता है, टेस्टिस किस शेप का होता है, कहां पर पाया जाता है, इसको देखेंगे। देन उसके बाद हम बात करेंगे इपिडिडाइमस क्या होता है, वास डिफेंस क्या होता है, यूरेथ्रा क्या होता है, सेमिनल वेसिकल का काम क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या होता है, काउपस ग्लैंड का काम क्या होता है, पेनिस का काम क्या होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं जो पेनिस होता है वो बना किसका होता है, इरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है, यानी कि तनने वाले ऊतक का बना होता है, और बाहर की ओर से ये ढका होता है फोरस्किन यानी कि त्वचा के द्वारा, जो ढीली ढाला होता है। और ये जो आपका पेनिस होता है वो बाहर की ओर खुलता है एक छिद्र के द्वारा, जिसको हम यूरेथ्रल मीटस के नाम से जानते हैं, जिसको हम कहते हैं मूत्र छिद्र। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए फटाक से आप इस चीज को नोट कर लीजिए, और साथ ही साथ आप डायग्राम अगर बनाना चाहते हैं तो डायग्राम को भी नोट कर लीजिए, क्योंकि इस डायग्राम को मिटा करके मैं आपको समझाऊंगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी कि टेस्टिस के बारे में, टेस्टिस क्या होता है। फटाक से आप इसको नोट कीजिए। चलिए, तो
अब अगर हम बात करते हैं टेस्टिस की, यानी कि वृषण की बात करते हैं, तो वृषण होता क्या है भाई? वृषण क्या है? एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। यानी कि वृषण क्या है? प्राथमिक लैंगिक अंग है। बात को आप सुनते रहिएगा, आपको नोट्स मिल जाएगा, आप वहां से पूरा का पूरा नोट्स बना लीजिए, केवल यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझिए। तो टेस्टिस क्या होता है? एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? वो होता है टेस्टिस ना, प्राथमिक लैंगिक अंग। क्या होता है? वृषण होता है। बात समझ में आया? दूसरे पॉइंट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वृषण के अंदर होता क्या है? तो वृषण के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण होता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कहां पर होता है? वृषण के अंदर होता है। अब बात यह आती है कि जो टेस्टिस होता है भाई, उसका शेप कैसा होता है, साइज कितना होता है इसकी। तो अगर हम बात करते हैं टेस्टिस के शेप और साइज की, तो उसको भी आप ध्यान देंगे। जो टेस्टिस होता है ना, वो क्या होता है? अंडाकार होता है। प्रत्येक वृषण क्या होता है? अंडाकार होता है, ओवल इन शेप होता है। और जो टेस्टिस होता है उसकी जो साइज होती है, यानी कि अगर हम बात करें लॉन्ग, और ये जो है वो है विड्थ, यानी कि हम बात करें लंबा और चौड़ा। तो टेस्टिस जो होता है वो 4 से 5 सीएम क्या होता है? लंबा होता है। 2 से 3 सीएम क्या होता है? चौड़ा होता है। तो इस प्रकार से एक जो वृषण होता है ये क्या है? टेस्टिस है। और ये जो टेस्टिस होता है वो 4 से 5 सीएम लंबा, 2 से 3 सीएम चौड़ा होता है। अब जो टेस्टिस होता है वो मानव के अंदर जो नर होता है ना, नर के शरीर के बाहर स्थित होता है, एक थैलीनुमा संरचना में, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में टेस्टिस स्थित होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्क्रोटम कहते हैं। और वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो इस प्रकार से होता है, ठीक है, इस प्रकार से पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां पर टेस्टिस पाया जाता है। तो ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं स्क्रोटम, यानी कि वृषण कोश। इसको नाम देते हैं हम वृषण कोश, यानी कि स्क्रोटम। और ये क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा टेस्टिस, यानी कि वृषण हो जाएगा। अब ये भाई जो स्क्रोटम होता है ना, ये स्क्रोटम क्या करता है? टेस्टिस के टेम्परेचर को कम करके रखता है ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस, या फिर आपके एनसीईआरटी में दिया गया है 2.5 डिग्री सेल्सियस तक ये टेस्टिस के टेम्परेचर को कम करके रखता है। कौन? स्क्रोटम। क्यों? क्योंकि ये जरूरी होता है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, यानी कि शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर से कम टेम्परेचर चाहिए होता है। अब अगर हम बात करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, आपने नोटिस किया होगा, जो मेल है वो नोटिस किए होंगे कि जब ठंडी का महीना होता है तो आपका जो वृषण होता है ऊपर की ओर चढ़ जाता है, यानी कि आपका जो स्क्रोटम होता है वो सिकुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो बाहर का इन्वायरमेंट है ना, वहां पर टेम्परेचर लो हो जाता है, और हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? पहले जितना था उतना ही रहता है। अब अगर हम बात कर रहे हैं गर्मी के महीने में, तो गर्मी के महीने में एनवायरनमेंट के टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो भी क्या होता है? हाई हो जाता है। जब बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है तो उस दौरान क्या होता है? जो आपके वृषण कोश होते हैं वो फैल जाते हैं, बाहर की ओर लटक जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है और बॉडी के टेम्परेचर से एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कम होता है, तो इसलिए वो बाहर की ओर फैल जाते हैं। अब कुछ एनिमल्स की बात करते हैं जिसमें स्क्रोटम पाया ही नहीं जाता। कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जिसमें स्क्रोटम यानी कि वृषण कोश पाया ही नहीं जाता। तो नाम बात करते हैं, जैसे हम एलिफेंट की बात करते हैं, एलिफेंट यानी कि हाथी की बात करते हैं, वेल यानी कि हम बात कर रहे हैं वेल मछली की। तो इसके अंदर क्या होता है? जो स्क्रोटम होता है ना, जो टेस्टिस होता है, स्क्रोटम पाया ही नहीं जाता। स्क्रोटम क्या होता है? स्क्रोटम अब्सेंट होता है। स्क्रोटम किसमें अब्सेंट होता है? तो जो आपके वेल होते हैं उसमें, और जो आपका हाथी होता है उसमें स्क्रोटम नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि इनकी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है ना, वो बॉडी का टेम्परेचर लो होता है एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से। इस वजह से इनको स्क्रोटम की आवश्यकता नहीं पड़ती है टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। बात समझ में आई? आगे चलते हैं।
जब बेटा हम टेस्टिस के स्ट्रक्चर को काटेंगे, टेस्टिस के हम संरचना को काटेंगे, यानी कि हम बात कर रहे हैं टेस्टिस को इस प्रकार से हम काटें, इस प्रकार से हम काटें तो हमको क्या देखने को मिलेगा। तो आप सुन लीजिए, एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा टेस्टिस के ऊपर, जहां पर मैं आपको सेक्शन काट करके हर चीजें अलग अलग से आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर आप केवल कहानी सुन लीजिए। तो प्रत्येक टेस्टिस के पास क्या होता है, प्रत्येक टेस्टिस में हम बात करते हैं तो 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। कहानी सुन लीजिए, फिगर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में दूंगा, वहां पर आपको और अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा। मैं यहां पर इसलिए नहीं बता रहा हूं ताकि ये क्लास काफी ज्यादा लंबा ना हो। तो टेस्टिस की बात कर रहे हैं, तो टेस्टिस के अंदर हम बात करें टेस्टिस में, तो प्रत्येक टेस्टिस में क्या होता है, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं, यानी कि वृषण पालिका पाई जाती है। अब अगर हम बात करें प्रत्येक वृषण पालिका की, प्रत्येक वृषण पालिका, यानी कि हम बात कर रहे हैं ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की बात कर रहे हैं। तो प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या होता है, 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं शुक्रजनन नलिका होती है, शुक्रजनन नलिका होती है। और इसी शुक्रजनन नलिका के अंदर जो एपिथेलियल लेयर होता है, वहां पर क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, एपिथेलियल लेयर से क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। और सर्टोली सेल भी पाया जाता है इसके अंदर। तो सर्टोली सेल क्या करता है, स्पर्म को प्रोडक्शन देता है, शुक्राणु को पोषण देता है। और सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स की बाहर की जो दीवारें होती है, बाहरी दीवार पर एक बहुत सारी नसें पाई जाती हैं, छोटे छोटे गैप भी पाए जाते हैं, जिसको हम लीडिंग सेल्स के नाम से जानते हैं। और वो लीडिंग सेल क्या करते हैं, मेल हार्मोन्स एंड्रोजन को सिक्रीट करते हैं, जिसमें मेन होता है आपका टेस्टोस्टेरोन। और वो टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो सिक्रीट होना शुरू होता है प्यूबर्टी एज में, यानी कि हम बात कर रहे हैं वो शुरू होता है 13 से 14 साल की अवस्था में, जिससे एक लड़के के अंदर सभी लड़के के लक्षण दर्शाए जाते हैं, रिप्रेजेंट किए जाते हैं। बात समझ में आ, टेस्टिस के अंदर क्या चीजें होती हैं। अब अगर हम बात करें दूसरे नंबर पर चलते हैं, तो हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, यानी कि एपिडिडाइमस की बात करें। तो एपिडिडाइमस में क्या होता है उसको समझेंगे। देखो, हम बात कर रहे हैं एपिडिडाइमस की। एपिडिडाइमस अधिवृषण की बात कर रहे हैं। अधिवृषण क्या होता है भाई, अति कुंडलित नलिका होती है। क्या होती है, ये बहुत हाईली क्वाइल्ड ट्यूब होता है। और इसकी साइज जो होती है, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं इसकी साइज क्या होती है, ये होता है 6 मीटर। एपिडिडाइमस क्या होता है, 6 मीटर का होता है। इसका काम क्या होता है, तो ये स्पर्म को क्या करता है, स्टोर करता है। स्पर्म स्टोरेज का काम करता है, शुक्राणु को संचित करता है। कितने टाइम तक, तो ये 20 घंटे तक, 20 घंटे तक शुक्राणु को संचित करता है और उसको भोजन पानी देता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। किसको, शुक्राणु को 20 घंटे तक अपने अंदर स्टोर करता है। और सॉरी 20 घंटे नहीं, 20 दिन तक अपने अंदर स्टोर करता है और भोजन प्रोवाइड करता है। 20 घंटे नहीं है, 20 दिन है। 20 दिन स्टोर करता है और भोजन प्रोवाइड करता है। बाद में ये जो आपकी शुक्रवाहिनी एपिडिडाइमस है, वो आगे चल करके शुक्रवाहिनी में खुलती है। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं तो ये आगे चल करके किस में खुल रही है, वास डिफरेंसिया में खुल रही है, सॉरी वास डिफरेंस में खुल रही है। वास डिफरेंस यानी कि शुक्रवाहिनी में खुल रही है। ये आगे चल करके कहां हो रही है, शुक्रवाहिनी में खुल रही है। अब शुक्रवाहिनी का काम क्या होता है, तो जो आपके एपिडिडाइमस में स्पर्म बने हुए होते हैं, उस स्पर्म को ये आगे ले जाता है सेमिनल वेसाइकल में, यानी कि शुक्राशय में ले जाता है। ठीक है,
शुक्रवाहिनी की जो संख्या होती है ना, वो संख्या 2 होती है। शुक्रवाहिनी क्या होती है? 2 होती है। और ये क्या होती है? इसकी लंबाई जो होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है। तो 10 से 12 सेंटीमीटर की एक नली पाई जाती है जिसको हम शुक्रवाहिनी कहते हैं। और ये क्या करती है? शुक्राणुओं को लेकर के आगे जाती है सेमिनल वेसाइकल में। अब बात करते हैं सेमिनल वेसाइकल क्या है। सेमिनल वेसाइकल की बात कर रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? शुक्राशय कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं बेटा क्या है शुक्राशय, तो शुक्राशय क्या होता है? ये एक ग्रंथि है, इसकी दीवार ग्रंथिल होती है जो फ्रैक्टोज नाम की शर्करा का स्राव करती है, कैल्शियम आयन को देखती है, ठीक है। और ये सभी क्या करते हैं? ग्लैंड जो होते हैं वो कुछ ना कुछ क्षारीय द्रव को सिक्रेट करते हैं। तो सुक्रोज जो शुक्राशय होता है, इसके अंदर स्पर्म आता है, उसको न्यूट्रिशन मिलता है, मोटिलिटी मिलती है। शुक्राशय जो होता है वो आगे एक नली में खुलता है जिसको हम यूरेथ्रा के नाम से जानते हैं। लेकिन शुक्राशय के जस्ट नीचे क्या होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड, और काउपर ग्लैंड पाया जाता है, काउपर ग्लैंड पाया जाता है। तो अगर हम बात करें जो सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है और काउपर्स ग्लैंड है, इन तीनों के सिक्रीशन जो होते हैं, जो सारा स्राव होते हैं, उनको हम सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं, सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, इन तीनों के सिक्रीशन को हम सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। और यही सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म जो होते हैं ये मिलकर के बनाते हैं सीमेन को, जो स्पर्म को एक मीडियम प्रोवाइड करता है। सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म मिलकर के क्या करते हैं? सीमेन को बनाते हैं। और ये जो सेमिनल प्लाज्मा होता है वो स्पर्म को एक मीडियम प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं तो एक पतली लंबी नलिका पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? यूरेथ्रा कहते हैं, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा कहते हैं। यूरेथ्रा क्या होता है भाई? यूरेथ्रा को हम मूत्र मार्ग के नाम से जानते हैं। अब ये यूरेथ्रा क्या करता है? इस यूरेथ्रा का काम होता है ये यूरिन को भी बाहर निकालेगा और यूरिन के साथ साथ स्पर्म को भी बाहर निकालता है, ठीक है। यूरेथ्रा यूरिन और स्पर्म दोनों को बाहर निकालने का काम करता है। देन इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं तो आपका एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन में आ जाता है पेनिस, यानी कि शिश्न हो जाता है पेनिस। शिश्न की बात कर रहे हैं तो भाई शिश्न क्या होता है? तो शिश्न जो होता है वो आपका एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन होता है। एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन यानी कि बाह्य जनन अंग होता है और ये हेल्प करता है कॉपुलेशन में, कॉपुलेशन में, यानी कि हम बात करें तो मैथुन क्रिया में ये हेल्प करता है। और मैथुन क्रिया का मतलब क्या होता है? जब एक मेल और फीमेल मैटिंग करते हैं यानी कि फिजिकली होते हैं तो उस दौरान जो प्रक्रियाएं होती है, प्रोसेस होती है, उसको हम कॉपुलेशन के नाम से जानते हैं। और ये जो आपका पेनिस होता है वो इरेक्ट जब हो जाता है तो इसको हम ग्लैंड पेनिस के नाम से जानते हैं। और ये पेनिस जो होता है यानी कि जो शिश्न होता है वो इरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है और बाहर से एक ढीले ढाले स्किन से ढका होता है जिसको हम फोर स्किन यानी कि त्वचा के नाम से जानते हैं। अलग अलग मेल के अंदर इसकी जो साइज होती है वो अलग अलग होती है। और अगर हम बात कर रहे हैं तो जो पेनिस होता है जस्ट उसके एंड पॉइंट पर हम बात करते हैं तो एंड पॉइंट में जो होल पाया जाता है इसको हम यूरेथ्रल मीटस के नाम से जानते हैं। यानी कि अगर हम कहें तो ये ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा यानी कि मूत्र द्वार के नाम से जाना जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको बखूबी अच्छे से समझ में आया होगा और आप समझ चुके होंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो प्लीज क्लास को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बने रहिए हमारे साथ बायोलॉजी पढ़ने के लिए।